So hello everyone, I am Dr. Avinash Singh Chauhan, Senior Executive Doctor, Shiva Hospital, and a specialist in Ayurveda, avian spine and joint related disorders. फ्रेंड्स, आज मैं एक पेशेंट के टेस्टिमोनियल के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत सारे पेशेंट तो आपने देखे होंगे ऑलरेडी, मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा कि उनके टेस्टिमोनियल ऑलमोस्ट मैं लगभग डाला ही करता हूँ, और काफ़ी पेशेंट उससे मोटिवेट भी होते हैं। दे आर जस्ट राइटिंग माई यूट्यूब कमेंट्स। सो मैं देखता रहता हूँ कि उनको मोटिवेशन मिलता है, उससे बहुत खुश भी होते हैं। सर कहीं ना कहीं तो एक ऑप्शन है जो बिना सर्जरी के आगे मूव कर सकते हैं इन एवास्कुलर नेक्रोसिस। तो आज मैं आपको एक केस के बारे में डिस्कस करूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। जस्ट बिकॉज कि लोग पेशेंट के जितने भी होते हैं एवियन के, वो स्टार्टिंग में जब उनको डायग्नोस होता है तो एक चीज के बारे में बहुत कॉम्प्लिकेटेड उनके लिए रहता है। एक समय जो होता है वो ना, वो एक टाइम जो होता है बहुत क्रिटिकल होता है उन सबके लिए, कि कैसे उस टाइम को हम आगे बढ़े उसमें, या उसमें एक होता है कि एक लाइफ स्टक हो जाती है अपनी तरफ से। तो वो एवियन में आज मैं आपको एक केस डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एवियन के पेशेंट के लिए खासकर। तो पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि एमआरआई में फर्स्ट एमआरआई, सेकंड एमआरआई, जैसे मैंने आपने देखा होगा रिपोर्ट्स में जो पेशेंट टेस्टिमोनियल बोलते हैं कि सर मैंने फर्स्ट एमआरआई कराया, उसके बाद एवियन डायग्नोस हुआ, देन उसके बाद 3-4 महीने बाद फिर से मैंने सेकंड एमआरआई कराया, देन एवियन बढ़ गया। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, ऑलमोस्ट 99% केसेस में ऐसा होता है कि 2 से 3 महीने में एवियन बढ़ जाता है। तो उस सिचुएशन में उन पेशेंट को क्या मतलब, पेशेंट कहाँ किस तरफ मूव करे ये समझना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मेरे पास एक केस आए हैं जो कि कानपुर से थे मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए, और बेसिकली ये जॉब नोएडा दिल्ली में कर रहे थे, और बहुत टाइम से यंग एज के थे, बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत ओल्ड एज थे पेशेंट, और यंग जनरेशन में उनको जस्ट एक सडन एकदम से स्टक आया है वैस्कुलर नेक्रोसिस का। तो अब मैं फर्स्ट कैसे चेंजेस आए उनके में, पहले तो मैं अंकुर से पूछूंगा। अंकुर, क्या हुआ था स्टार्टिंग में, मुझे बताइए। स्टार्टिंग में फेब में, लास्ट ईयर फेब में 2021 में एकदम से मुझे रात में सो रहा था, एकदम से पेन था। मतलब ये इनर ग्रोइन एरिया होता है और जो इनर थाइस का पार्ट होता है वहाँ पे। तो मुझे लगा शायद कुछ मसल्स स्ट्रेच हो गई होंगी, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि फर्स्ट थॉट मेरा वहीं पे जाता है। कोई भी हो, फर्स्ट थॉट हमेशा कोई भी हो, बिल्कुल सही कि मसल स्ट्रेच हो गई होंगी या कुछ हुआ होगा। फिर रात भर मैं सोया नहीं ठीक से। नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में उठा तो आई वाज लिम्पिंग। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ एकदम से। फिर भी मैंने जो नॉर्मल ऑइंटमेंट होते हैं मुंह या बोलने को लगाया मैंने, बट उसके बाद भी लिम्पिंग नहीं रुकी। तो फिर हम लोग फैमिली में डिसाइड किया कि एक बार कंसल्ट कर लेते हैं डॉक्टर से। तो एक डॉक्टर क्या मैं गया, एलोपैथिक डॉक्टर थे। तो वहाँ पे जब उन्होंने एक्सरे बोला कि एक्सरे करा के आइए आप, तो नेक्स्ट डे हम एक्सरे करा के गए। बीच में उन्होंने पेन किलर दे दी थी कि ये खाना तो आराम मिलेगा। उसके बाद पेन तो मेरा कम हो गया पेन किलर से, एक ही पेन किलर खाई थी मैंने। और एक्सरे कराया तो एक्सरे में कुछ बहुत क्लियर नहीं आया। तो एक्सरे में उन्होंने बोला एमआरआई 3-4 दिन बाद करा के आना। बट अभी तब तक उन्होंने मुझसे पूछा नॉर्मल रूटीन कैसा है क्या है, तो मैंने बताया आई एम वर्किंग फ्रॉम होम राइट नाउ। IT क्या जॉब है तुम्हारा? आई एम अ टीम लीडर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो क्योंकि तुम्हारा सिटिंग जॉब ऑलमोस्ट, सिटिंग जॉब है, क्योंकि तुमने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट मेरे ऑलमोस्ट इस फील्ड से आते हैं। तो फिर क्या हुआ उसके बाद जब एमआरआई के लिए बोला उन्होंने? तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम वॉक करते हो, तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा एज को देखते हुए बोला कि यू शुड वॉक फॉर अ हेल्दी लाइफ और समथिंग। करेक्ट। तो मैंने वो एमआरआई, एक्सरे और एमआरआई के बीच में 2-3 दिन जो थे मेरे पास, मैंने उसमें वॉक स्टार्ट करा। ठीक है कि वॉक करते हैं। फिर मैंने एमआरआई कराया। एमआरआई लेके गया उनके पास, तो उन्होंने क्लियरली बता दिया एवियन है। तो हम लोग ने पूछा, मैं और मेरे फादर गए हुए थे उस समय डॉक्टर से कंसल्ट करने, तो उन्होंने बताया एवियन है। तो फिर उन्होंने कहा कि इसमें सर्जरी होती है, एक थोड़ा सा एक छोटी सर्जरी होती है, उसको कोड डिकम्प्रेशन कहते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि उन्होंने, मैंने पूछा भी, क्योंकि अगर मेरे साथ होना है तो मैं आई शुड हैव फुल नॉलेज। करेक्ट, वेरी नाइस, करेक्ट। बिकॉज एक नॉलेज जो पर्सन होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वो जानते हैं कि हम क्या कराने जा रहे हैं। इट इज नॉट अ वेरी सिंगल, बहुत छोटी चीज नहीं है कि बस ऑपरेशन कराया हम तैयार रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ड्रिल करते हैं, मतलब होल्स करते हैं साइड में फेमोरल के पास, और कहीं से भी थोड़ा सा वो चूरा टाइप का होता है, वो करके हम कोड डिकम्प्रेशन करते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन के लिए चालू हो जाए। तो लेकिन तब भी मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा इतना भी क्यों कराना है, क्यों कट लगवाएं, क्या करें, अभी देखते हैं। फिर फादर ने मेरे बल्कि उनसे बोला कि कोई और ऑप्शन नहीं, मेडिसिन है।
तो उन्होंने कहा ठीक है हम मेडिसिन देके देखते हैं एक बार। तो मेडिसिन चली मेरी करीब 6 मंथ्स। मतलब फरवरी जब तुमने एमआरआई करा फर्स्ट के बाद तुमने मेडिसिन स्टार्ट करा? मेडिसिन पेन किलर मैंने मतलब टू बी वेरी फ्रैंक एक ही खाई थी मैंने, 6 महीने में एक ही पेन किलर खाई थी। ठीक है। और कुछ टाइम बाद जैसे अप्रैल में जब कोविड बहुत चल रहा था तो मेरे एक बार पेन और हुआ था, सीवियर पेन। ठीक है। तो और इसके बीच में फेब में जब उन्होंने मेडिसिन दी, मेडिसिन तो मैं कर ही रहा था, बट एक पापा के जानने वाले थे, मेरे फादर के जानने वाले थे, वो मतलब थेरेपी करते थे, पेन वाली थेरेपी होती है वो सब मैंने कराई थी। ठीक है। कि हो सकता है कुछ उससे, और ब्लड सर्कुलेशन की एक मशीन थी उनके पास, वो मतलब ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाए कुछ है, कोई मैंने ट्राई की। बट सेकंड एमआरआई का जब टाइम आया, मेरे 6 मंथ हो गए और जिन डॉक्टर को मैं दिखा रहा था उन्हीं से जब सेकंड 6 मंथ बाद में उनका अब एक बार एमआरआई कराते हैं। और ठीक है। एक्सरे कराया था तो एक्सरे में देखने में उनको लगा कि शायद ठीक है, क्योंकि एक्सरे में फुल पिक्चर नहीं आती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। तो और इसके बीच में मतलब मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, मैं घर पे था, फादर मेरे दिल्ली गए अकेले, मैं नहीं गया था साथ में क्योंकि मेरे पैर में दिक्कत थी। तो फादर मेरे गए दिल्ली, मैक्स हॉस्पिटल में दिखाया किसी डॉक्टर को, इवन लखनऊ भी दिखाया मैंने, और कानपुर में भी 2-3 डॉक्टर, सबने सर्जरी बताया। और जब 6 मंथ बाद बात आई एमआरआई की तो उनका अब कोड डिकम्प्रेशन भी ऑप्शन नहीं है, अब रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन है। अच्छा, मतलब फर्स्ट एमआरआई के बाद सेकंड एमआरआई में उनको उन्होंने कहा इसमें बिगड़ गया है, और तो अब कोड डिकम्प्रेशन कभी देयर इज नो वे टू हैंडल दिस, नाउ यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। ओके। तो देन क्या हुआ उस टाइम पे? उस टाइम पे एक्चुअली थोड़ा सा माइग्रेन प्रॉब्लम्स चल रही थी इन द सेंस मींस रिलेटेड टू मेडिकल, क्योंकि मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी उस समय। करेक्ट। ठीक है। तो बहुत ज्यादा कहीं कोविड सिचुएशन में जा नहीं सकता था क्योंकि थोड़ा सा डर रहता है। बिल्कुल सही। उस टाइम पे कोविड बहुत ज्यादा अप्रैल में बहुत ज्यादा हो रखा था वो। तो फिर जब 6 मंथ बाद हो गया, मैंने एक्चुअली यहाँ का शिवाय हॉस्पिटल का मैंने मार्च में ही देख लिया था वीडियो, बट मुझे लगा अभी जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है एक बार देखिए रिजल्ट्स क्या होते हैं, अगर दवाई चल रही है तो एक बार रिजल्ट्स क्या होते हैं। बट मैं आना चाहता था यहाँ पे, बट ड्यू टू कोविड उतना हैवी बहुत ज्यादा हो गया था कि मैं आ नहीं पा रहा था। और प्रॉब्लम मतलब एक बोलते ना कि एक फैमिली का इशू था, वाइफ का प्रेगनेंसी था, मम्मी भी शुगर की पेशेंट है मेरी, सब कुछ है, तो थोड़ा सा बहुत अप एंड डाउन था। फिर फाइनली अगस्त के बाद मैं मतलब फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे, आपसे बात हुई, एमआरआई देखी आपने, एक्सरे देखा मेरा, तो आपने करीब 3rd से 4th स्टेज के बीच में बताया, ऑलमोस्ट 4th स्टेज। हाँ बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट 4th स्टेज प्लस स्पाइन में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। बिल्कुल सही। ठीक है। तो और बॉल्स के पास थोड़े होल्स से आपने बताया था कि जब फिर मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, फर्स्ट विजिट थी मेरी, मेरा ट्रीटमेंट आई गेस अराउंड 12 डेज चला था मेरा। हाँ ठीक है। मतलब कई बार ऐसा लोग कंफ्यूज करते हैं कि 8 डेज के ट्रीटमेंट सोचते हैं 8 डेज में ही खत्म हो जाता है। बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। अगर सिचुएशन क्रिटिकल है तो यू हैव टू स्टे फॉर 2-3 करेक्ट, वी कैन स्टे ट्रीटमेंट। या करेक्ट। बट लाइक गुड थिंग इज दैट लाइक यू विल नॉट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर दिस। थैंक यू। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट चला विदाउट एनी इंजेक्शन, विदाउट एनी मेडिसिन, नथिंग। बिकॉज मुझे लगता है कि अंकुर तुम तो इसी फील्ड में हो, सॉफ्टवेयर में हो, तो मुझे लगता है तुम शायद पहले ऑनलाइन देखते भी होगे चीजों को कि क्या ये डॉक्टर या जो हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं इट इज गुड और नॉट, पहले हमें रिसर्च करनी पड़ती है। आप तो करते ही होगे। बिल्कुल। मुझे मैं मार्च में देख चुका था, और नॉट ओनली मी, एज एन इंडियन वी हैव अ थॉट, राइट, थॉट प्रोसेस कि, और ज्यादातर ये होता है कि अरे छोटी सिटी में ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो सकता है। अगर मैं मुंबई में हूँ या मैं ऑलरेडी दिल्ली में नोएडा में रह चुका हूँ, अभी भी रह रहा हूँ, तो वहां मैं मान सकता था। और मेरे नहीं और भी पेशेंट्स के दिमाग में आता होगा। बिल्कुल सही। अगर इतनी छोटी सी जगह है, क्या वहाँ पे जब बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो छोटी जगह में कोई है क्या? बट ये थिंकिंग गलत होती है। मैं उस समय भी सोच रहा था मुझे दिखाना है, जो छोटे बड़े से मतलब नहीं, डॉक्टर है और जो आपको सेटिस्फाई करे वही डॉक्टर है। ठीक है। तो मैं ऐसा फर्स्ट विजिट में आया यहाँ पे, मेरा 13 डेज राउंड ट्रीटमेंट चला और मुझे काफी रिलीफ मिला। हाँ, मुझे लिम्पिंग कभी ऐसे नहीं होती थी, बस जब पेन हुआ था फर्स्ट टाइम तभी लिम्पिंग हुई थी, उसके बाद मुझे लिम्पिंग नहीं हुई कभी, मैं नॉर्मली चलता था, बट बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पेन रहता था। ठीक है। पेन रहता था। मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया मैंने 12 डेज का, उसके बाद मुझे काफी रिलीफ लगा। जो डाइट प्लान मुझे दिया गया था, जो मुझे एक्सरसाइजेस बताई गई थी, वो उन्हें अच्छे से I would say around more than 95% मैंने फॉलो किया। बिल्कुल सही है। Because this is a two way. Doctor also has to do and after that patient has to follow all those. Correct, you're right. ठीक है। तो मैंने फॉलो किया वो, फिर आफ्टर 2 months
मेरा फॉलोअप था यहाँ पे। तो आफ्टर 2 मंथ्स चेंजेस अच्छे थे एक्सरे देख के। तो उस टाइम पे क्या चेंजेस लगे जब फर्स्ट ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ? तो क्या डिफरेंस लगा तुम्हें, मतलब ऐसा कि जो लास्ट तुम्हारे फरवरी से लेकर अगस्त में नहीं लगा था? मैं कई बार होता था, मेरे पेन होता रहता था, कुछ है बहुत सीवियर भले ही नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत पेन होता रहता था। तो वो खत्म होने लगा धीमे धीमे करके। ठीक है, कई बार कुछ मूवमेंट्स ऐसे थे मेरे कि नहीं, ऐसा नहीं कि मैं चौकड़ी नहीं मार पाता था, पंथी नहीं मारता था, बट थोड़ा बहुत पेन रहता था। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ट्रीटमेंट लेने के बाद वैसा पेन नहीं महसूस हुआ मेरे को। और मुझे जब एक्सरसाइज करता था तो मैं डेली में देखता था, अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर पैर मुझे फैलाना है तो आज कितना जा रहा है और कल कितना जा रहा है। बिल्कुल सही, सच एकदम। ये मॉनिटर करना पड़ेगा। आप मॉनिटर नहीं, अगर आप मॉनिटर नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपके मूवमेंट्स कितने खुल रहे हैं। हाँ, मैंने हर बार बोला ऐसा कि मुझे लगता है कि शायद अंकुर ने बहुत चीजें मेरी सुनी है और एग्जैक्टली उसी पे फोकस भी किया है। मैंने हर बार बोला है कि पेशेंट को खुद ऑब्जर्व करना पड़ता है कि आज आपके मूवमेंट कितने हो रहे हैं और कल कितने होंगे, या आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है कि शायद तुम मेरे जैसे ही बोल रहे हो एकदम जैसा मैं बोलता हूँ पेशेंट को। करेक्ट, बिल्कुल सही। नहीं, वो आप बोलते हो क्योंकि आपको वो चीज ऑलरेडी पता होती है। हम सफर कर रहे हैं, अगर हम मॉनिटर नहीं करेंगे तो अगर किसी की हेल्प ले रहे हैं एक्सरसाइज में तो वो भी बंदा जज नहीं कर पाएगा आपका मूवमेंट कितना खुल रहा है। तो आपको ही महसूस करना है। बिल्कुल सही है। तो फिर मेरा सेकंड विजिट हुआ नवंबर में। ठीक है। नवंबर में मैं आया, एक्सरे कराया तो सर ने बताया चेंजेस अच्छे हैं और ट्रीटमेंट की जरूरत है फिर से भी। तो ऑलरेडी मुझे फर्स्ट विजिट में ही बता दिया था कि सेकंड रहेगा क्योंकि मेरी क्रिटिकल स्टेज थी। और फर्स्ट विजिट से डिस्चार्ज होने के बाद भी सर ने मुझे ये कहा था कि 2 मंथ्स तुम्हारी डिसाइडिंग रहेंगे आगे क्या होगा। करेक्ट, क्योंकि 4th स्टेज एवियन था, मुझे याद है। तो मैंने अंकुर को कहा भी था कि क्योंकि अंकुर काफी ज्यादा फोकस थे उस टाइम पे भी कि सर हम ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी रिजल्ट्स है क्योंकि ऑलमोस्ट फरवरी से लेकर अगस्त में कंडीशन बढ़ गई थी। तो अंकुर ने ये कहा था कि सर हम फोकस करते हैं और बिल्कुल मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा और आप अपना ट्राई पूरा करिए। तो मैंने कहा था कि ये जो 2 मंथ हैं ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और उसके बाद भी जब ये मेरे पास सेकंड विजिट के लिए आया तो मैंने देखा कि हाँ, जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था एक पेशेंट से, वैसा अंकुर ने फॉलो भी किया। इसके लिए कोई मैं नहीं बोलूंगा कि हाँ अंकुर ने कुछ कमी रखी, बिल्कुल उन्होंने फॉलो किया। मैं इसके लिए मैंने फर्स्ट सेकंड एक्सरे देखा तो मैंने कहा भी था कि एक्सरे में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं इनको, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और उसके बाद फिर एमआरआई करवाऊंगा मैं इसके बाद। तो फिर क्या हुआ, उनको सेकंड ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट लिया है। मैं सेकंड ट्रीटमेंट मेरा 8 डेज का था। तो 8 डेज का मुझे ट्रीटमेंट मिला, मुझे और रिलीफ मिला। डाइट प्लान सेम था मेरा और मेडिसिन जो देनी चाहिए थी वो मुझे मिली। मेडिसिन मैंने कहा जो डाइट प्लान था वो फॉलो किया, एक्सरसाइज भी फॉलो की पूरी। हाँ, सेकंड विजिट में मैं ये कहूंगा टू बी वेरी फ्रैंक 95% नहीं हो पाया था मेरा फॉलो, बट हाँ मोर देन 80% हुआ था। तो मेरा मानना है कि एक्सरसाइज अगर आप डेली कर रहे हो, जो भी सफर कर रहे हैं एवियन से, एक्सरसाइज अगर आप डेली कर रहे हो, डाइट प्लान अगर आप मोर देन 70% फॉलो कर रहे हो। मैं डाइट प्लान भी क्योंकि टफ है, कई लोगों के लिए टफ बन जाता है कि नहीं फॉलो कर सकते 100%, तो मोर देन 70% भी अगर आप कर रहे हो और एक्सरसाइज डेली कर रहे हो, बट 70% मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि 70% ही करनी है, मतलब ज्यादा आप ट्राई करें। ऐसे अंकुर ने 95% स्टार्टिंग में किया और ट्राई करें आपकी 80% 75% के ऊपर ही जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि दिस इज अ 2 वे प्रोसेस, तो आपको भी उसको फॉलो करना पड़ेगा तभी रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही है। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो 8 डेज ट्रीटमेंट के बाद ऐसा नहीं कि इवेंट ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो उसमें फॉलो करना पड़ेगा हमें और बाकी मोटिवेशन भी मिलता है। और भी पेशेंट्स होते हैं यहाँ पे, स्टाफ होता है, अच्छा स्टाफ है। आई हैव रियलाइज्ड लाइक आई हैव विजिटेड 2 times and I was at total in like 20 days, first including first visit and second visit. Correct. Okay, so no problem is there and अच्छे से सब बात करते हैं, कोई इशू होता है सब रिजॉल्व होता है। सर डायरेक्टली रीचेबल है, ऐसा नहीं है कि बात हो रही है 2 दिन चल रहा है नहीं बात करा पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्टली भी रीचेबल है, आराम से बात हो सकती है। तो सेकंड विजिट के बाद मुझे भी काफी रिलीफ मिला। उसके बाद मैंने चीजें फॉलो करी जो बहुत मैंडेटरी हैं वो भी करी और अभी भी मैं कर रहा हूँ। तो आज मैं आया हूँ फॉलोअप के लिए। तो आफ्टर 6 मंथ, जैसे अगस्त में एमआरआई कराया था तो अब कल मैंने एमआरआई कराया, आज मैं रिपोर्ट लेके आया हूँ। सो अब मैं एमआरआई की रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब तक का ये है। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको फर्स्ट एमआरआई, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट एमआरआई थिंग अंकुर, दैट इज फर्स्ट एमआरआई। इसमें देख सकते हैं 26 फरवरी 2021। इस एमआरआई की अगर हम बात करें तो इसमें देख सकते हैं एग्जैक्टली द स्टडी रिव्यूज बायलैटरल सबकॉन्टिनेंटल स्क्लेरोसिस एंड दैट इज फ्रैक्चर विद मैरो
hyperintensive involving the bilateral femoral head, avascular necrosis in the bilateral femoral head. इसमें देखें 25 to 30% तक इसमें एवियन डेवलपमेंट है, राइट एंड लेफ्ट दोनों में। देखिए इसमें 25 एंड 30% ये था डेवलपमेंट इसमें। और ये इवन फर्स्ट MRI थी जब इन्होंने फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुआ था MRI में अंकुर को। सेकेंड MRI इसी के बाद अब हम देखें तो सेकेंड MRI अंकुर ने कराई अगस्त 2021। तब तक ये मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं आए थे। और इसमें देख सकते हैं कि इसमें स्टडी में खासकर लिखा हुआ है जो 25 to 30% था वो अब बढ़कर 50 to 70%, ऑलमोस्ट जस्ट डबल से भी ऊपर हो गया था। 25 50 हो गया, 50 का और 50 का 75 के 30 का 75 हो गया। हम देख सकते हैं कि कितनी तेजी से एवियन बढ़ रहा है। इसमें लास्ट में देखिए ऑप्शन में लिखा भी हुआ है एवियन बायलैटरल ऑन कंपैरिजन विद प्रीवियस MRI डेटेड 26 2021 देयर इज अ इंटरवल प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। मतलब ये बोल सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि डिजीज का प्रोग्रेशन बढ़ा है। और ये खासकर इस नंबरिंग से एग्जैक्टली आप समझ सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट ये फोर्थ स्टेज है इसमें कि ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट जो है पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, नेक्रोस हो चुका है। अब यहां के बाद अंकुर का प्रॉब्लम बढ़ा, तब अंकुर ने सोचा कि हम एक बार ट्राई करते हैं आयुर्वेद में, या मेरे तक ये पहुंचे। तो जब ये मेरे पास आए ऑलमोस्ट 6 मंथ के बाद हमने इनका MRI जो कंप्लीट हुआ था अगस्त में, सितंबर में हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और ये आज का MRI है, मतलब 26 फरवरी 2022 जो उन्होंने कल कराया था। और इसमें हम देख सकते हैं एग्जैक्टली ये पूरा इसमें लिखा हुआ है पैचेस के हाइपर इंटेंस सिग्नल आर नोटेड इन्वॉल्विंग बायलैटरल फीमोरल हेड विद जियोग्राफिकल शेप एरिया ऑफ फैटी मैरो। देयर इज, देखिए इसमें लिखा हुआ है, लाइनिंग करी हुई है, देयर इज नो रिएक्टरी हिप जॉइंट इफ्यूजन, कोई भी इफ्यूजन नहीं है इसमें। दूसरा, कोई भी कोलैप्स का साइन दिखाई नहीं पड़ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। नो एसोसिएटेड आर्टेड काउंटर और कोलैप्स ऑफ फीमोरल हेड, ये इसमें एग्जैक्टली दिखाई पड़ रहा है। मतलब आप पूरी MRI में अगर हम मेंशन करें, अगर देखें अच्छे से, तो तीनों MRI में अगर हम फोर्थ स्टेज जो 75% तक डैमेज था, ऑलमोस्ट इसमें सेकंड दिखा रहे हैं। और सेकंड और फर्स्ट, जैसा मैंने पहले ही बताया, तीनों MRI अगर हम एक साथ देखें तो अगर तीनों MRI की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में 30%, सेकेंड में 75%, जो कि 6 महीने के बीच में फरवरी से लेकर अगस्त तक, और अगस्त से लेकर आज की MRI फरवरी देखें, फरवरी 2022 की, तो इसमें ऑलमोस्ट काफी हद तक चेंजेस हैं। कोई कोलैप्स नहीं है, कोई फ्यूजन नहीं, कोई मैरो एडिमा नहीं है पेशेंट में। ये पूरी MRI आप पढ़ सकते हैं इसमें लिखा भी हुआ है, अगर नीचे की लाइन देखें, नो एविडेंस ऑफ फ्रैक्चर, जो कि पहले वाले पॉइंट में अगर हम फर्स्ट MRI देखें जिसमें लिखा हुआ था एग्जैक्टली, इसमें लिखा हुआ था स्क्लेरोसिस एंड फ्रैक्चर विद मैरो हाइपर इंटेंसिटिविटी इन्वॉल्विंग बायलैटरल फीमर। और इसमें साफ साफ जो आज के MRI है इसमें लिखा हुआ है कि नो एविडेंस ऑफ एनी फ्रैक्चर, बायलैटरल SI जॉइंट आर नॉर्मल, एवरीथिंग इनमें सारे पॉइंट्स अब नॉर्मल दिखा रहे हैं। और जो एसिटाबुलम है वो भी नॉर्मल है। सो ये MRI था अंकुर का, जिसमें हमने देखा कि पहले से चेंजेस काफी बेटर थे। अंकुर ने जो भी फॉलो किया, जो भी चेंजेस देखे, अंकुर ने जो भी अब तक के लिए, मतलब मैंने बात करूं अगर मैं फर्स्ट फरवरी 2021 से लेकर अगस्त में जो भी हुआ इनके साथ में प्रॉब्लम बढ़ी, मैं समझ सकता हूं कि एक पेशेंट का उस तरफ मूव करना और उस टाइम पे एक डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है जब किसी भी डॉक्टर के पास कंसल्ट कर रहा होता है, ट्रीटमेंट चल रहा होता है। उसके बाद मेरे पास अगस्त के बाद मेरे पास आए थे ये, तो मैंने स्टार्ट किया था। तो उसके बाद पेशेंट में चेंजेस देखने को मिले, जस्ट बिकॉज पेशेंट भी अच्छे से फॉलो कर रहे थे। अब मैं MRI फिल्म दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्म में क्या चीजेस है वो देखता हूँ मैं। देखिए, ताकि द फर्स्ट MRI फिल्म, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट MRI है, इसमें लिखा हुआ है 26 2021। इस MRI में अगर हम देखें तो आपको एग्जैक्टली इस पोर्शन पे, ये देखिए यहाँ पे पैचेस हैं, ये पैचेस दिखाई पड़ रहा है, ये देख सकते हैं, ये पैचेस हैं, यहाँ पैचेस हैं, ये हैं, ये फर्स्ट MRI था। अब इसी के बाद अंकुर ने सेकेंड MRI जब अगस्त में कराया तो कैसे बढ़ा एवियन, ये देख सकते हैं 18/8/2021 का MRI है। इसमें कैसे बढ़ा, ये देखिए प्रोग्रेशन के साइंस बढ़ चुके थे, ये देखिए पैचेस और बढ़ गए थे, ये देखिए पोर्शन। मैंने कहा था ना कि इसमें कुछ पोर्शन ऐसा भी रहता है कि ऑलमोस्ट 4th ग्रेड तक कैसे इवेंट पहुंचा वो दिखाई पड़ रहा है एग्जैक्टली। इसमें भी और ऊपर भी देख सकते हैं, ये पोर्शन भी, ये देख सकते हैं, ये मार्किंग्स हैं इसमें, इसी को एवास्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। अब हमने ट्रीटमेंट कंप्लीट किया
और ये आज का MRI हम देखते हैं, टुडेज MRI। अब इसमें फर्स्टली हम डेट देखेंगे, दैट इज डॉक्टर में मैंने कहा था यहाँ पे, और ये MRI है 26 Feb 2022। अब एग्जैक्टली देखिए, जो पहले पैचेस बहुत थे इसमें देखिए कम हो गए, देख रहे हैं मार्किंग कम है, ये पूरा क्लियर बॉल, ये देखिए पूरा क्लियर बॉल है एग्जैक्टली। अगर हम मेंशन देखो यहाँ पे कोई भी पैचेस नहीं, बॉल का शेप एकदम राउंड है, ये भी देखिए राउंड है, देखिए कोई पैची एरिया दिखाई नहीं पड़ रहा। इसमें भी काफ़ी हद तक कंप्लीट है MRI में। ये MRI फिल्म है फर्स्ट, जिसमें हमने दिखाया था पहले भी आपको कि ये सब पैचेस थे, ये इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल्स इसमें। और अब इसमें देख सकते हैं ये जो डार्क सर्कल्स जो आप देख रहे हैं ना, यही एवेस्कुलर नेक्रोसिस है, जिसमें हम बड़े बड़े पैचेस देखते हैं। और ये आज के MRI में वो चेंजेस हैं, पहले से इंप्रूवमेंट है। और बॉल का शेप, मैरो एडिमा जो हम बोलते हैं ना, कि बार बार बोलते हैं मैरो एडिमा, देयर इज नो मैरो एडिमा। ये बॉल का शेप आप एग्जैक्टली देख सकते हैं, और इनके बीच में कोई भी मैरो एडिमा भी नहीं है, जॉइंट फ्यूजन कोलैप्स भी नहीं है, बॉल एकदम फ्रीली है। यहाँ देख सकते हैं ये कैविटी है, ये पूरा बॉल फ्री है। So that is the MRI film changes. So दोनों MRI में फर्स्ट सेकेंड जो थर्ड MRI में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि चेंजेस जो पेशेंट सफर कर रहा होता है उनको फॉलो और रिजल्ट तभी मिलते हैं जब आप अच्छे से उसके लिए कॉन्शियस रहते हैं और उसको फॉलो करने के लिए पूरी तरीके से विल पावर अपने स्ट्रांग रखते हैं और चाहते हैं कि हम अपने डिजीज को खत्म करना है, तभी ये पॉसिबल होता है। और विदाउट स्ट्रांग विल पावर इट इज नॉट पॉसिबल। सो अंकुर, क्या बोलना चाहोगे पेशेंट सफर कर रहा हो, और कुछ मूवमेंट मुझे बताओ जो मूवमेंट आज के टाइम पे तुम फ्रीली कर पा रहे हो, तुम पहले थे। सर पहले भी मतलब मूवमेंट जैसे मैंने बताया कि बहुत करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी मेरे को, बट जो पेन होता था वो काफी हद तक रिलीफ है, आज भी है रिलीफ। बट अभी मैं जो जैसे वॉक करूंगा या स्टेयर चढ़ूंगा तो उसमें कोई इशू नहीं है फिलहाल। मतलब स्टेयर्स और वॉकिंग तुम इजीली कर सकता हूँ। अच्छा, तुम अभी वॉक करके बताओ अंकुर मुझे। ठीक है, जरा स्टेयर्स में चढ़ के बताओ जाके। अंकुर कैसा लग रहा है अभी? बहुत जल्दी आ गए तुम तो वॉक करके ऊपर से स्टेज चढ़ गए थे। तो अंकुर ये बहुत फास्ट हो गया। अब मुझे लगता है शायद अंकुर तुम डिफरेंस कर पा रहे हो अपनी पहली लाइफ फरवरी से पहले में और आज में। बिल्कुल कर पा रहा हूँ सर, मतलब जो पेन था बीच में मैंने जैसे बताया बहुत पेन मुझे कभी नहीं रहा, बट जो पेन थोड़ा बहुत होता भी था अभी नहीं है। कभी कभार अभी क्योंकि जैसे दिखाया है अभी इसमें कि अभी हल्का फुल्का मुझे और करना है, और अपना फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हमारा रिपोर्ट अच्छी आ गई तो मुझे सब छोड़ देना है। करेक्ट करेक्ट, ऐसा नहीं है, मुझे फॉलो करना है। और जो लोग सफर कर रहे हैं उनके लिए भी जस्ट टू मोटिवेट मैं ये कहूंगा कि विल पावर स्ट्रॉन्ग होने से सिर्फ एवियन में नहीं, कोई भी डिजीज होती है, अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग हो तो मोर देन 50% आप ऐसे ही हील हो जाते हो। ठीक है, और मैंने देखा है कई बार सर लाइव एक्सरसाइज में बोलते हैं आई कैन हील माई सेल्फ, उसमें एवियन में कोई सुधार नहीं आएगा, बट ये जस्ट टू मोटिवेट होता है अपने आप को कि हाँ मैं कर सकता हूँ उसको फॉलो। बिल्कुल सही है, सच है यार एकदम। और ये बिल्कुल सच है कि अंकुर ने बोला कि आई कैन हील माई सेल्फ, तो कुछ होता नहीं है गेम में और ना ही कुछ होगा। बट हाँ, अगर आप ये बोलते हैं तो आपको ये फील आता है कि कुछ हो सकता है जो हमें करना है और जो हम कर सकते हैं। सो अंकुर मुझे लगता है कि शायद वन ऑफ द ऐसे पेशेंट हैं जो फाइनेस्ट पेशेंट बोल सकते हैं, कि जो इस तरह के पेशेंट हैं जो चाहते हैं कि खुद भी हम सही हो और दूसरों के लिए भी कुछ ऐसी चीजें बता के जाएं जिससे हम हमारे थ्रू किसी को इतना मोटिवेशन मिल सके कि हम ऑपरेशन ना कराएं। एक होता है ना अंकुर की एक मेंटली प्रेशर बहुत होता है। बिल्कुल सर, मुझे भी हुआ था तो, और खुद से ज्यादा फैमिली मेंबर्स को होता है ऑब्वियसली, बिकॉज दे आर पेरेंट्स। करेक्ट, ओके, अगर आपकी लाइफ स्टक हो रही है कहीं या अगर क्योंकि कोई भी एवियन ही नहीं, कोई भी डिजीज हो उसमें अगर कोई बोल दे ऑपरेशन, तो ये बहुत अपने आप बहुत बड़ी बात होती है, ऑपरेट होना है, इसका मतलब कट लगेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो बीइंग पेरेंट्स लाइक इट इज सबसे ज्यादा परेशान वो रहते हैं, मुझे पता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बट ये जो
पेशेंट है उसको समझाना पड़ेगा घर में कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से मैं भी फॉलो करूंगा और डॉक्टर का जो काम है वो तो कर ही रहे हैं, बट मुझे भी फॉलो करना है तो सब अच्छा होगा। तो खुद तो मोटिवेट रहना है, साथ में फैमिली मेंबर्स को भी मोटिवेट रखना है ताकि उनपे प्रेशर ना रहे, और आपकी वजह से उनको सोचना ना पड़े, तो बीइंग अ फादर एंड मदर लाइक इट इज ऑब्वियस लाइक दे विल हैव सम काइंड ऑफ टेंशन, क्या होगा आगे, कैसे होगा आगे। बट ये हमारा काम है कि हम उनको बताएं, और छोटी मोटी चीजें ठीक है, कभी फेल हुआ तो ऐसा नहीं है कि उसको बहुत बीमारी बना के बैठ गया कि नहीं तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसमें हार गए, वैसा नहीं है। और देयर इज ऑलवेज एन होप, सो यू कैन ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। अंकुर, एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे मान लीजिए जो पेशेंट बोलते हैं सर मेडिसिन, तुमने बीच में मेडिसिन कभी स्टॉप भी करी होंगी, तो कोई ऐसा कोई इश्यूज? जैसा मैंने बताया, मैंने फॉलो ज्यादातर किया है, बट मेडिसिन हाँ हुआ है। तो अगर मैंने बताऊं, मैं लास्ट 6 मंथ में अगर इंक्लूडिंग फर्स्ट विजिट एंड सेकंड विजिट, तो मैक्सिमम मैंने मिस करी होंगी तो 1 वीक। तो उससे कोई प्रॉब्लम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेडिसिन स्किप करने कोई इश्यूज नहीं आता है। थैंक यू सो मच। एनकरेज ये करूंगा कि मेडिसिन मिस मत करो, भले प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट टाइमली मेडिसिन खत्म हो और शुरू हो ज्यादा सेफ है। अंकल, क्या और कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं बोलना ये चाहूँगा कि मेरे बेटे को पिछले साल फरवरी में मालूम भी नहीं था क्या है, दर्द इसको उठा, इसने कहा मुझसे पापा मेरे दर्द हो रहा है, तो मैं डॉक्टर के यहाँ लेके गया, उन्होंने एक्सरे कराया, MRI, AVN, मुझको मालूम ही नहीं था AVN क्या चीज़ होती है। तब उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे जॉइंट यहाँ से छेद करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सर्जरी इसका ऑप्शन है। सर्जरी सुन के मैं बिल्कुल दहशत में आ गया कि मेरा एक बेटा और अपनी ज़िंदगी में ये क्या नहीं करेगा, ये सारे काम इसको करने पड़ेंगे। बहुत सारे और भी दिल्ली तक में गया, लखनऊ तक में गया, हर आदमी ने यही बताया कि नहीं सर्जरी कराइए और जितनी जल्दी करा लीजिए उतना। एक टाइम ऐसा आ गया जैसे लगा कि मेरी ज़िंदगी में पूरा अंधेरा आ गया है, कहीं से मुझको रोशनी नहीं दिख रही है। अब ये था कि फिर मजबूरी में एलोपैथिक इलाज करवाना पड़ा मुझको। एलोपैथिक इलाज के बाद जब मैंने सेकेंड MRI कराई तो उसमें डिजीज बढ़ गई, दुगनी हो गई। तो मेरा थोड़ा सा मैं और अंदर से हर्ट हुआ कि ये क्या हो गया। तब तक आपका ये मालूम हुआ तो मैं बेटे को लेके आपके यहाँ आया। मैं बड़ी उम्मीद से आपके यहाँ आया था, ये चाहे ईश्वर ने मुझको भेजा आपके यहाँ, मैं नहीं जानता, क्योंकि ऑलरेडी रिव्यू देख चुके थे सब चीजें। और हालत क्या होती, हर आदमी कह रहा था कि नहीं आप इनको सर्जरी करानी पड़ेगी, कोई दुनिया में ऑप्शन नहीं है इसका। अब मैं तो यही कहूँगा ईश्वर वाले को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आप तक पहुँचाया और आपके यहाँ इलाज करा के आज मेरा बेटा बहुत अच्छी स्थिति में है। और मैं हर एवियन पेशेंट, जो भी एवियन पेशेंट हो या कोई भी किसी की हड्डी की कोई बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, तो वो कम से कम एक बार आके यहाँ ट्राई करे। और मुझको ये पूरा भरोसा और यकीना है कि वो यहाँ से 100% ठीक होके जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं पूरे विश्वास से यहाँ पे आया था और वो चीज़ें मुझको यहाँ सब देखने को मिल रही हैं और अच्छा रिस्पांस है, अच्छी चीज़ें हैं, स्टाफ भी अच्छा है, डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं। जब कभी फ़ोन से बात होती थी, फ़ोन से बात हो जाती थी, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप पे हर तरह अवेलेबल है। तो मैं तो यही कहूँगा जो भी पेशेंट है वो सर्जरी की तरफ मत जाए, सर्जरी चीज़ को निकाल दें, क्योंकि सर्जरी ऑप्शन नहीं है इसका। साइंस भले ही कितने आगे बढ़ गई हो, लेकिन आदमी को कम से कम आयुर्वेद में एक बार ट्राई करना चाहिए और यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं सारे पेशेंट को यही बताना चाहता हूँ कि जो है वो सारे पेशेंट यहाँ पे जो भी डिजीज से, हड्डी के डिजीज से या किसी को कोई अर्थराइटिस है या और कोई बीमारी है, एवियन की है, जो भी है, सारी डिजीज का यहाँ पे पूरा इलाज होता है और अच्छे तरीके से होता है। मैं पूरी तरह से 100% सेटिस्फाइड होके आज मैं यहाँ से डॉक्टर साहब के पास से जा रहा हूँ और मुझको यही है कि ईश्वर इनको आगे तरक्की करे और कई लोगों को ठीक करें, जो भी लाचार हैं, नहीं आ सकते हैं, जैसे भी जो भी है, ईश्वर आपकी बहुत मदद करे। बहुत धन्यवाद अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि एक फादर से के मुंह से ऐसा शब्द निकलना कि एक जब बेटा की प्रॉब्लम आती है, जब मैं समझ पा रहा हूँ कि उनकी कंडीशन क्या होती है उस टाइम पे। और मेरे हिसाब से कि ये सभी के साथ है, सभी के साथ जितने भी बताया कि मतलब घर में और भी मेडिकल प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी देखना था कि आगे कैसे करेंगे। एक हर पेरेंट्स जिसके बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि शायद उस बच्चे से ज्यादा उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। उस टाइम पे सफर बच्चा कर रहा होता है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है कि उन चीजों को ऑब्जर्व उनके फादर करते हैं, उनके मदर करते हैं। तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ अंकल की बात को। और
मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट जो भी अंकुर को मैंने बताया है, अंकुर को मैंने ये बताया कि फ्रीली अंकुर अब है यहाँ से, और डाइट प्लान की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें, तो अंकुर ने, पहले बता दूं आप सभी लोगों को कि अंकुर ने आज तक कभी भी कोई भी बैड हैबिट्स नहीं करी। लोग बोलते हैं कि सर बैड हैबिट्स का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ये रिजल्ट आपके सामने है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इनका कोई भी हिस्ट्री इस तरीके का नहीं था, तभी ये चेंजेस इतने फास्ट देखने को मिले। अगर यही पेशेंट बैड हैबिट्स की तरफ पहले रहते और उस वजह से ये इवेंट हुआ होता तो इतने जल्दी रिजल्ट्स नहीं आ सकते थे। मैंने देखा पहले वाली एमआरआई से लेकर सेकेंड एमआरआई में प्रॉब्लम बढ़ी थी बहुत तेजी से, लेकिन उसके बाद से एमआरआई में रिकवरी मिली है, क्योंकि इनके जब इनको ट्रैक मिला है, डायरेक्शन मिला, उसके बाद से एवियन के पेशेंट में अगर बताया ना कि अगर उसकी कोई हैबिट्स इस तरीके की नहीं है तो रिजल्ट्स ऑन द स्पॉट मिलेंगे देखने को, और पेशेंट अंकुर इसी तरीके के हैं। सो थैंक यू सो मच। जो पेशेंट सफर कर रहे हैं उनको बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर करें, अंकुर के वर्ड्स को शेयर करें, जिससे उनको हम सर्जरी से बचा सकें। और कोई भी पेशेंट, कोई भी यंग जनरेशन का लड़का या इनके साथ में 20 से 30 साल 35 साल के बच्चे हैं जो परेशान होते हैं इस टाइम पे कि अब क्या करें, कैसे स्टेप आगे बढ़ाएं, तो उनके लिए पेशेंट ये वीडियो मुझे लगता है शायद बहुत मोटिवेटिव होगा और उनकी काफी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। विश यू गुड हेल्थ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।